हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं मंजिल 2.0 के एक जबरदस्त लेक्चर में। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये जो 3 और 4 क्वेश्चंस जो आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये ऐसे समझो कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वो कोई खतरनाक काम नहीं करवाता है। आराम से स्कोर कर सकते हो यदि इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लिया तो। और बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है कि बहुत लेंथी चैप्टर है तब जाके 3 4 क्वेश्चंस। हम बता सकते हैं कि किस पोर्शन से एक क्वेश्चन आएगा, कौन से दूसरा, कौन से तीसरा, ये बिल्कुल इजीली हम बता सकते हैं। और ड्यूरिंग द चैप्टर हम बताएं भी। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, हर एक चीज अच्छे से सीखेंगे। ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो सोल्व करवाएगा ही करवाएगा, साथ ही साथ आगे और चैप्टर्स में भी इनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा आज के इस लेक्चर में देखो, इसको हमने कुछ कैटेगरी में बांटेंगे। आज इस लेक्चर में हम बेसिक्स सीखेंगे और करंट एक कंडक्टर में कैसे आता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, ओम्स लॉ क्या कहता है। मतलब पूरा बेस जो है ना वो आज बनेगा। यहां से एक बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज हम यहां सीखने वाले हैं। पूरा रेजिस्टेंस के बारे में हर तरीके की बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम सर्किट के ऊपर जाएंगे, सर्किट समझेंगे, सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं। और उसके बाद हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे जाएंगे, ये इसमें नहीं, सेकंड पार्ट में जाएंगे। और थर्ड पार्ट में ऐसे सेल के बारे में सीखेंगे, प्रैक्टिकल सेल के बारे में। और वहां इंस्ट्रूमेंट की बातें करेंगे। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, करंट की यदि मैं बात करूं तो ये करंट के बारे में हम 10th क्लास से पढ़ते आते हैं। बेसिक्स तो पता होता है करंट, लेकिन वहां हम पढ़ते थे करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो यहां पे हमें समझना होगा कि इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पे करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। करंट जो होता है ना, वो होता है डी क्यू बाई डी टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू अपॉन टी नहीं, डी क्यू बाई डी टी होता है। वो क्यू अपॉन टी तो हम एक एवरेज वैल्यू निकाल देते थे, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो एसआई यूनिट होती है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। ये होती है एम्पियर। एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कूलाम पर सेकेंड एम्पियर होता है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गई। इसके अलावा देखो, अब यहां पे मैं बात करूं, करंट जो है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन करंट के पास डायरेक्शन होती है। एक वायर में करंट इधर इधर डायरेक्शन होती है हमेशा, लेकिन फिर भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी even it has a direction, it has a direction। इसका रीजन है कि बेटा एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कुछ वेक्टर के लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जो ये करंट है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन होते हैं, लॉज ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करती। ये एक स्केलर क्वांटिटी ही कहलाती है, वेक्टर नहीं होती है। डायरेक्शन होना डजंट मीन कि वो वेक्टर होगा। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में भी पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, मैग्नीट्यूड तो चार्ज का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा करंट का? अब यहां पे देखो, दो पॉसिबल तरीके होते हैं। एक कंडक्टर में मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो उसके कारण करंट। या कभी मान लो किसी एक सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान ले जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या एक मीडियम में पॉजिटिव आयन फ्लो कर रहे हैं। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण कोई करंट आ रहा है, तो वो जिधर चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट आएगा। और यदि निगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण आ रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन, तो जिधर निगेटिव चार्ज जाएगा करंट की डायरेक्शन उसका उल्टा होगी। तो ठीक है, करंट विल बी
लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड opposite to the flow of negative चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज के अपोजिट, जिधर निगेटिव चार्ज जाएगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव आयन है, इधर मूव कर रहे हैं, तो जिधर पॉजिटिव आयन जाएंगे करंट उधर जाएगा, जिधर निगेटिव आयंस जाएंगे करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यदि मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, लेकिन यदि निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो उसके कारण करंट की डायरेक्शन उल्टे होगी, उल्टे डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन कई बार हमें सिचुएशन के हिसाब से, देखो यदि हमें किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं तब तो इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, लेकिन कई बार बोल देता है कि इतना चार्ज फ्लो किया इतने टाइम में, एक इंटरवल दे देता है, वो बोल देता है कि इतने इंटरवल में इतना चार्ज फ्लो किया। जब भी वो इंटरवल की बात करता है तो वो पक्का एवरेज करंट की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा है? एवरेज करंट की। तो देखो एवरेज करंट क्या होगा? एवरेज करंट, आई एवरेज, ये होगा टोटल चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। चार्ज फ्लोन टोटल कितना किया वो डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये एवरेज करंट आ गया। ये क्या आ गया? एवरेज करंट आ गया। टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन इज एवरेज करंट। तो जरूरत के हिसाब से यदि मतलब चार्ज हमें टाइम के फंक्शन में पता है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। लेकिन वो बोल दे कि 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो किए, तो मतलब हम बता सकते हैं कि इतना चार्ज 1 मिनट के अंदर फ्लो किया है। तो वो एक इंटरवल का दे रखा है, तो हम एवरेज बता सकते हैं कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन टोटल कितना टाइम लगा, एवरेज करंट आ गया। मतलब जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे बेसिकली वो एवरेज करंट था। ठीक है, ओके। तो ये करंट की बात हो गई। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं चार्ज फ्लोन के, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन। देखो बेटा, जब भी करंट डिफाइन किया जाता है, एक बात बता देता हूं, करंट हमेशा किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है। हम बात बता रहे कितना चार्ज फ्लो किया पर सेकेंड, तो किसी एक पॉइंट से डिफाइन नहीं होता है। करंट एक पॉइंट के लिए नहीं, करंट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइंड होता है। क्योंकि पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया, ये क्या मतलब है? जब भी हम बात करते हैं तो एक वायर लेते हैं या कुछ भी ऐसा लेते हैं, उसका एक क्रॉस सेक्शन होता है जिससे चार्ज लगातार फ्लो कर रहा है। तो मान लो इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, क्रॉस सेक्शन की। तो इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड, उसकी जो रेट है वो होता है करंट। अब यदि मुझे निकालना है कि इस क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज इधर फ्लो कर गया, जैसे पानी फ्लो करता है ना, पाइप में से पानी निकलता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो कितना पानी निकल गया, ऐसे कितना चार्ज फ्लो कर गया, वो अपॉन टाइम एवरेज करंट होता है, या उसकी फ्लो की जो रेट है वो एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट होती है। अब मान लो मुझे निकालना है टोटल चार्ज फ्लो, तो देखो करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई dt, dq बाई dt। तो एक काम कर सकते हैं, dt को उधर ले जाओ तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा, dq इज इक्वल टू आ जाएगा i dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा dq dq जुड़ करके टोटल चार्ज फ्लोन, क्यू फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। करंट का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल चार्ज फ्लोन आ जाएगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो पता है ये चीज क्या लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एक्स वाई कर्व का एरिया होता है जो एक्स एक्सिस पे बनता है। ऐसे ये आई टी कर्व का एरिया है, एरिया अंडर
करंट टाइम कर्व ओवर टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर जो एरिया बनता है वो है ये आईडीटी का इंटीग्रेशन। तो देखो हम टोटल चार्ज फ्लोन इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, और यदि हमें ग्राफ दे रखा है करंट का टाइम के साथ तो उसका एरिया निकाल सकते हैं टाइम एक्सिस पर। क्वेश्चन करवाऊंगा कैसे वो समझ में आ जाएगा। तो एरिया से भी निकाल सकते हैं। और यदि करंट कांस्टेंट है, इफ आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, यदि कभी करंट कांस्टेंट है, मैं कहूं कि इस इंटरवल में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में करंट आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो क्यू फ्लोन तुम ही बताओ क्या हो जाएगा। क्यू फ्लोन हो जाएगा, करंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा डेल्टा टी। तो करंट इंटू टाइम इंटरवल चार्ज फ्लोन आ जाएगा। यदि मैं कहूं 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, तो टोटल 3 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो मैं कहूंगा 2 गुना 3, 6 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यदि करंट कांस्टेंट है तो करंट वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन टाइम के साथ। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं करंट की डेफिनेशन के, कि करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे और थोड़ा गहराई में उतरेंगे। आ जाओ, ये देखो पहला क्वेश्चन। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो आपकी जिम्मेदारी है, देखो आराम से उसके ऊपर सोचो। यदि आपको थोड़ा सा सोल्व करने में समय लगता है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोल्व करो उसको, थोड़ा दिमाग खपाओ उसमें, और उसके बाद उस अगले क्वेश्चन पे जाओ या उसके सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है? तो जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे क्वेश्चन में, पढ़ोगे नहीं लैंग्वेज, तब तक एकदम क्लैरिटी नहीं आएगी भाई। जब खुद का दिमाग लगाते हैं तो हम शायद सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं तो क्या गलत सोचा, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो हमेशा एक बार ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को। ठीक है? चलो बताओ 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 क्या आया। बोला 10,000 इलेक्ट्रॉन पर मिनट पास कर रहे हैं एक ट्यूब से, जिसकी रेडियस दे रखी है। बोला करंट कितना होगा। तो देखो हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी रेडियस कितनी है, ये तो इसलिए दिया है कि हमेशा करंट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइंड होता है। तो एक रेडियस की ट्यूब है तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा, तो उससे करंट पूछा है बेसिकली। लेकिन करंट जो होता है, अब देखो यहां पे 1 मिनट का डाटा दे रखा है, किसी इंस्टेंट का नहीं दे रखा। ठीक है ना? मतलब हमें रेट नहीं दे रखी, तो हम ऐसे केस में एवरेज करंट निकालेंगे। हम एवरेज ही निकाल सकते हैं। तो करंट हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। वहीं पे यदि दे रखा होता कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो हम डायरेक्टली dq बाई dt की वैल्यू ले देते हो। तो यहां देखो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप में से कहेगा नहीं सर, नहीं सर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, लेकिन करंट निगेटिव का क्या मतलब होगा। अरे पॉजिटिव निगेटिव से तो डायरेक्शन निकालते हैं, क्या हमें यहां डायरेक्शन पूछा है? नहीं। तो प्लस माइनस क्या लेना, आप तो मैग्नीट्यूड निकालो। डायरेक्शन पूछा होता तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जिधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो करंट उसके उल्टा बहेगा, तो वो निगेटिव एक्चुअल में उल्टे डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है, चार्ज फ्लोन का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है, डायरेक्शन अलग से निकालनी होती है। ठीक है? तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ऐसा यूनिट में रखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यह आ जाएगा 1.6, तो इसको लिख सकते हैं 16/6। ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से हम इसको चलो अभी ऐसे लिख देते 16/6। एक और बैलेंस कर लिया यहाँ पे तो बचा 2, 2 बचा, तो ये 19 में से 2 गया 17 -17, तो ये आएगा 6 दूनी 12 और 4 6 चौका 6 दूनी 12 और 4 बचेगा 40, 6 चौका 24, 6 पंचो 30, 6 संगा 36, लगभग 6, फिर 40 लगभग 6, ऐसे 2.66 इंटू 10⁻17, तो लगभग आ जाएगा ये 0.266 इंटू 10⁻⁻
एक और डेसिमल खिसका दिया तो ये छोटा किया तो ये नंबर बड़ा करेगा। अब देखो एक्चुअल में एक डेसिमल और खिसकाना मतलब -1 पावर और ले लिया इधर से, तो -16 एम्पियर। तो ये आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻16, लगभग लगभग आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। इसके ऑप्शन ये ऐसे बनाया है आपको सिखाने के लिए कुछ, और ये जानबूझ के अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा आपको एक चीज सिखानी है यहाँ पे। बोला करंट थ्रू ए वायर डिक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 इन 10 सेकेंड। लीनियरली 4 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया 10 सेकेंड में। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। चार्ज फ्लोन निकालना है। अब देखो एक चीज देखना, इसको करने का तरीका मुझे ऐसे लग रहा है कि ग्राफ से कर लेना चाहिए। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूं, इसका आई और टी कर्व बनाता हूं, आई टी कर्व, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका जो एरिया है वो चार्ज फ्लोन देता है। और हमें बोला इनिशियली 4 एम्पियर था, फाइनली 0 एम्पियर हो गया और लीनियरली घटा है, तो स्ट्रेट लाइन। ये 0 हो गया कितने टाइम में? 10 सेकंड में। साहब 10 सेकंड में ऐसा हुआ, कितने से? 4 एम्पियर से। तो इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा? टोटल चार्ज फ्लोन देगा। तो Q इज इक्वल टू आएगा एरिया अंडर आई टी कर्व, आई टी कर्व। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू बेस हो गया 10, हाइट हो गया 4, तो ये आएगा 20 कूलम। 20 कूलम इज द आंसर। देखो हो गया इसको। एक तरीका ये भी है, यदि मान लो दूसरा मेथड भी बता देता हूं इसको करने का, आप ऐसे भी सोच सकते हो, और ये काम की चीज है, ध्यान से सुन लो। जब करंट लीनियरली चेंज हो रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा फॉर लीनियर वेरिएशन, किसी भी चीज, जरूरी नहीं है करंट, कोई भी चीज लीनियरली वेरी कर रही हो, फॉर एनी लीनियर वेरिएशन, एनी लीनियर वेरिएशन, कोई भी लीनियर वेरिएशन की जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, वो होती है इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई टू। तो यहां जो एवरेज करंट है बेसिकली आ जाएगा इनिशियली 4, फाइनली 0/2, 2 एम्पियर। तो मैं बोल सकता हूं एवरेज मतलब उस इंटरवल का कांस्टेंट आ गया, उस इंटरवल की एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो मैं बता सकता हूं यदि मुझे चार्ज फ्लोन निकालना है तो आप सीधा सीधा, कांस्टेंट के केस में हम क्या करते हैं, सीधा करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एवरेज जब हमें पता है तो सीधा टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 एम्पियर 10 सेकंड 20 कूलम चार्ज आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, बोथ आर बेस्ट। ये भी हमें देखो इससे एक चीज सीखने को मिली, मान लो कोई वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है तो उसकी एवरेज होगी इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। कोई मतलब टेम्परेचर लीनियरली बढ़ रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू होगी इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू। एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ तब लगता है जब लीनियरली बढ़े या लीनियरली घटे, लीनियर चेंज के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन के लिए। यदि वेरिएशन कुछ अलग है, स्क्वायर में, क्यूब में, रूट में, तो फिर ये नहीं लगता, ये सिर्फ लीनियर रिलेशन के लिए लगता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा सीखते हैं कि यस सर, हाँ ये यार ये जबरदस्त बात चली है पता, तो हमेशा आप कमेंट किया करो, लिखा करो यस सर ये वाली बात पता नहीं थी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप बताते हो ना और हम जब कमेंट पढ़ते हैं तो उससे हमें आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसी चीजें बच्चे को पता नहीं है, ऐसी चीजें और बतानी चाहिए। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना भाई। देखो चलो ये वाला क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो करंट का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है, करंट का टाइम के साथ डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में ग्राफ दे रखा है। बोला रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर करस्पॉन्डिंग टू दीज टाइम इंटरवल्स। एक्चुअल में देखो ध्यान से, यहां 1 से 2 सेकंड के बीच में करंट फ्लो किया फिर रुक गया, फिर 3 से 5 सेकंड के बीच में फ्लो किया फिर रुक गया, फिर 6 से 8 सेकंड के बीच में फ्लो किया फिर रुक गया। 3 इंटरवल में करंट फ्लो किया। पहले इंटरवल का एरिया कितना आएगा, इसका चार्ज फ्लो निकालोगे तो एरिया आएगा आई, ये होगी साइड 2, ये होगी 1, तो 2 गुना 1, 2 कूलम।
इसका एरिया निकालोगे तो ये आएगा, ये साइड होगी 1 और ये साइड होगी 2, ये भी 2 कूलम, 2 कूलम हो गया। यदि इसका एरिया निकालोगे तो ये आएगा, ये वाली ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 2 और हाइट भी 2, तो ये भी 2 कूलम। तो यदि आप इनके चार्ज का रेशियो निकालोगे Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो ये बराबर आएगा 1:1:1। एक्चुअल में दोनों तीनों ही 2 कूलम है, तो 1:1:1 विल बी द आंसर। ये लो, बोले टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, तो 2 4 6 कूलम। कभी ऐसा भी हो सकता है कि करंट निगेटिव में भी दे दे ग्राफ में, मान लो ये ऊपर ना होकर के नीचे होता, ऊपर ना होकर के नीचे होता, तो वो इसका मतलब होता है कि निगेटिव में चार्ज फ्लो किया, मतलब जिधर तुम पॉजिटिव चार्ज फ्लो करवा रहे हो उसके उल्टा चार्ज फ्लो किया, मतलब पहले इधर फ्लो करा था फिर चार्ज इधर फ्लो करने लगे उल्टा, तो उसको हम निगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये होगी करंट की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और हमें पता होनी चाहिए, ये यहां इस चैप्टर में तो काम नहीं आता है, लेकिन आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वगैरह तो वहां ये वाली चीज थोड़ी काम आती है। करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। देखो भाई, एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कल में घूम रहा है। सर्कल की जो रेडियस है दैट इज r, r रेडियस के सर्कल में लगातार घूम रहा है। तो अब कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, मान लो ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है साहब, ओके, ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है बताना है। ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फाइंड करंट थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन। बताओ भाई, इस गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। शाबाश, इस गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। हाँ भाई, इस गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। तो देखो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए करंट डिफाइन है, तो तरीके से इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज पास कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है, लेकिन लगातार नहीं कर रहा, एक चक्कर में एक बार कर रहा है। तो हम लगातार करंट नहीं, हम एक एवरेज करंट बताएंगे पूरे एक रोटेशन का। तो हम कहेंगे करंट होगा भाई टोटल चार्ज कितना फ्लो किया अपॉन टाइम टेकन, क्यू फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। तो मैंने कहा भाई एक पूरे चक्कर में एक बार चार्ज फ्लो किया और टाइम लिया टी, टाइम पीरियड के बराबर। टाइम पीरियड बताओ एक चक्कर का क्या होगा, इसको टी लिख देता हूं, अभी टी लिख देता हूं, क्यू अपॉन टी, ये करंट आ जाएगा क्यू अपॉन टी। अब एक बात बताओ सर, एक ही टाइम पीरियड क्यों लिया सर, दो टाइम पीरियड लेते। यदि आप डबल दो रोटेशन का टाइम पीरियड लेते तो एक बार दो बार तो 2Q चार्ज फ्लो करता और 2T टाइम लगता। तो अभी भी क्या आता है करंट, Q अपॉन टी। तीन चक्कर का लेते तो 3Q 3T। चक्कर तो पूरा ही लेना पड़ेगा क्योंकि लगातार नहीं, एक एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो एक चक्कर की एवरेज तो एटलीस्ट लेनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में करंट है इस क्रॉस सेक्शन से, Q अपॉन टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q इंटू एफ। एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। एफ होता है बेटा पर सेकंड कितने चक्कर लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नहीं पता है तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 बाई टाइम पीरियड। यदि मैं कहूं कि एक चक्कर में 0.2 सेकंड लगा रहा है तो 1 अपॉन 0.2 हो जाएगा 5, मतलब एक सेकंड में 5 चक्कर लगाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बोल देते। तो Q इंटू एफ होता है,
ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी चाहिए। करंट की वैल्यू क्या आ गई, Q इंटू एफ, Q इंटू एफ। ये वाला जो फॉर्मूला है हम कई बार काम में लेते हैं। नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये काम आया था। आगे वो करवाएंगे क्वेश्चन, अभी वो पूरा नहीं कर सकते वो क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। यदि हम टाइम पीरियड को चाहें तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं स्पीड और रेडियस के टर्म्स में। भाई v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो टाइम होगा 2 पाई r लेंथ चल रहा है और स्पीड v है, तो ये आ जाएगा q v अपॉन 2 पाई r, q v अपॉन 2 पाई r। ऐसा भी लिख सकते हैं यदि स्पीड के टर्म्स में चाहिए तो। बट ये एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि एक चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में याद करो बोर मॉडल याद है थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के राउंड, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण भी कई बार इफेक्टिव करंट पूछ लेते हैं कि बताओ उसका इफेक्टिव करंट क्या होगा, तो वो Q इंटू एफ से निकालना पड़ता है, वहां चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया कि भाई पार्टिकल को यदि फ्लो कर रहा है तो। अब हम बात करते हैं, देखो हम जानते हैं करंट जो है ऐसे चार्ज पार्टिकल से नहीं फ्लो करवाते हम रियल लाइफ में करंट एक वायर के अंदर फ्लो करता है, एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो हमें वो सीखना है कि एक कंडक्टर के अंदर, एक वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर की फिजिक्स क्या है। ठीक है ना, तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, कैसा वायर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी। तो हम बात करेंगे करंट थ्रू ए कंडक्टर। लेट सपोज अभी हम करंट ये ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया साहब हमने, ये लो साहब, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर है भाई। ओके ओके, ये कंडक्टर है, ये इसके दो टर्मिनल्स होंगे। तो जो कंडक्टर होता है भाई, जो कंडक्टर जो होता है, ठीक है, ये कंडक्टर के दो टर्मिनल हो गए। एक कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर या मेटल जो होता है उसको हम बोलते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये इतने लूजली अट्रैक्टेड होते हैं कि इजीली कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है आराम से इधर उधर मूव करके कंडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे एक कंडक्टर रखा है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की, कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई, बस एक कंडक्टर रखा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्ट पे नहीं होते, थर्मल एनर्जी होती है उनके पास। जैसे एक रूम में गैस मोलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं होते, वो इधर उधर भागते रहते हैं, हमें दिख नहीं रहे वो बात अलग है, लेकिन वो भाग रहे हैं इधर उधर, वो गैस मोलिक्यूल्स बहुत हाई स्पीड से इधर उधर मूव करते हैं। सेम वैसे ही इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हाई स्पीड से रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो देखा जाए तो कोई मोलिक्यूल इधर जा रहा है तो कोई उल्टा जा रहा है, कोई इधर 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 जा रहा है, कोई रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है, क्योंकि न्यूक्लियस तो मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। न्यूक्लियस वहीं के वहीं है, वो फिक्स है। तो सोच के देखो, मान लो तुम एक ऐसे रूम में एक होल लिया, बड़ा सा होल, जिसमें पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं बहुत सारे, और तुम्हें उनमें बोल दिया जाए कि भागो, और हजारों लोगों को छोड़ रखा है उसमें। एक बड़ा सा होल है जिसमें 1000 लोग पैक कर रखे हैं और उसमें बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, और फिर अब तुम्हें लट से मारा जा रहा है कि भागो, रैंडमली भागो, रुकोगे नहीं। तो तुम भागोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो किसी दूसरे आदमी से टकराओगे या तुम पत्थर से टकराओगे, बार बार टक्कर होगी क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहे हो। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से इधर उधर भागते हैं तो या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज से टकरा जाते हैं जो फिक्स है। मोस्टली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ऑक्यूपाइड है तो वो एक्चुअल में बार बार उससे टकरा जाते हैं। इससे क्या उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, टकराया फिर इधर उठ के भागने लगे, फिर टकराया फिर भागने लगे, फिर टकराया फिर भाग, क्योंकि थर्मल एनर्जी है तो वो इधर रैंडम मोशन तो करते ही रहेंगे। ठीक है, तो यदि देखा जाए किसी एक क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं, ये मैं कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया।
अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा, तो यार देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर, रैंडम मोशन है। तो जितने उधर निकल रहे होंगे उतने इधर निकल रहे होंगे, क्योंकि रैंडम मोशन में किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, रैंडम हर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ओवरऑल कोई मोशन नहीं है यहाँ इलेक्ट्रॉन का। तो किसी एक क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो ना नेट इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। इसके पाथ को जिगजैग पाथ बोला जाता है, रैंडम ऐसे ऐसे इधर उधर जा रहे हैं जिगजैग पाथ, लेकिन उनका ओवरऑल इफेक्ट नहीं आ रहा, उसके कारण कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा। तो अब यार एक कंडक्ट, ऑब्वियस सी बात है, एक वायर को ऐसे रख देंगे आइसोलेट करके, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें भी नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। जब एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इस एंड के अक्रॉस आ जाएगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा। तो कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, ये टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जनरेट हो जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन साहब लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही नहीं है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। आप ही ने अपने मुंह से बताया था साहब, ये हमें बिल्कुल बताया था, लेकिन मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस जब रैंडम लगातार मूव नहीं कर रहे हैं, जब चार्जेस लगातार एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो रुके हुए हैं, मतलब स्टैटिक कंडीशन है। उस सिचुएशन में कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब देखो जैसे ही बैटरी लगाएंगे उसको एक रास्ता दे दिया कि तुम इस प्रॉपर रास्ते के थ्रू चाहो तो मूव कर सकते हो, और यहां मूव भी करेंगे वो चार्जेस, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्योंकि यहां चार्ज मोशन में है। ठीक है, तो देखो यहां अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे निगेटिवली चार्ज, पहले उनका रैंडम मोशन हो रहा था, रैंडम ही अब होगा। लेकिन देखो अब हम क्या करते हैं, जो रैंडम मोशन है उसके कारण हम जानते हैं कोई करंट नहीं आ रहा था, इधर उधर इधर उधर सर मार रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई करंट नहीं आ रहा। तो हम कह रहे हैं कि उनका इफेक्टिव करंट जीरो है, मतलब एक काम करो इफेक्टिवली वो रेस्ट पे है, से मान लो, अज्यूम करो कि उनके कारण कोई करंट नहीं है, तो उस इफेक्टिव मोशन, उसको उस मोशन को छोड़ो, जिगजैग मोशन को। अब हम बात कर रहे हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक्चुअल में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा समझाने के तौर पे मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना एक बात। ऐसे समझो कि पहले एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है, और उस स्विमिंग पूल में हमने हजारों लोगों को छोड़ रखा है कि भाई हाँ कर लो, मस्ती कर लो। हजारों लोग उस स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, कोई डुबकी लगा रहा होगा, कोई बाहर मुंडी निकाल रहा होगा, कोई उधर तैर के जा रहा होगा, कोई इधर तैर के जा रहा होगा, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से, रैंडम मोशन हो रहा होगा। तो ओवरऑल इफेक्टिवली देखा जाए तो कोई कहीं नहीं जा रहा, उधर ही उसी में इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि उन हजारों लोगों को इस बार स्विमिंग पूल की बजाय एक नदी में छोड़ दिया जाए, जो नदी बह रही है लगातार, और उन हजारों लोगों को कहा कि भाई आप खेलो, लेकिन इस बार पानी चल रहा है, तो एक्चुअल में उसके कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हर बंदा जो तैर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग जाएगा। जो पहले पानी में चुप मुंडी बाहर निकाल रहा था, वो अब ऐसे तैरते हुए बाहर निकाल रहा होगा। जो इधर जा रहा था उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो इधर जा रहा था उसकी स्पीड घट जाएगी। ओवरऑल सबके पास एक इफेक्टिव मोशन आ जाएगा नदी के बहाव की दिशा में। ठीक है, मतलब वो ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली उधर चलने लगे। पहले इफेक्टिव मोशन कुछ नहीं था, अभी इफेक्टिवली चलने लग गए। इनकी स्पीड को, इस एवरेज स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड हमें यही निकालनी है कि इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी। तो ध्यान से देखना, ये वाली जो स्पीड है कैसे निकालेंगे। तो देखो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा ई इंटू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बता रहा हूं, डायरेक्शन में दिखा चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ये फोर्स होगा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बटे मास, मतलब ई ई बाई एम, ई ई बाई एम, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा। तो अब देखो इनिशियली वैसे देखा जाए हर इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रेंडमली इधर उधर भाग रहा है, लेकिन उनका एवरेज जीरो आ रहा है, इफेक्टिवली कोई मोशन नहीं है। तो हम कहेंगे भाई उसके कारण तो करंट था नहीं रैंडम मोशन के कारण, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं इनिशियली जीरो है। भाई रैंडम मोशन के कारण कोई इफेक्टिव है नहीं, तो इफेक्टिव एवरेज जीरो है। तो अब ये एक्सेलरेशन के कारण सभी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बार बार टकरा जाते हैं, बेचारा भागने लगता है और थोड़ी देर बाद जाके फिर टकरा के फिर सुध बुध खो देता है, अरे बहुत बहुत हैवी आयन से टकरा गया, सुध बुध खो गया, और फिर उठ के फिर भागने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक उसको कुछ नहीं दिखता, उसको ये दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, भागो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागो, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फिर भागता है फिर टकरा जाता है, फिर होश में आता है फिर भागता है फिर टकरा जाता है। तो बार बार टक्कर हो रही है, तो बार बार वो बेचारा टकराते ही सब कुछ भूल गया, रेस्ट पे आ गया, फिर भागने लगा। तो हम कह रहे हैं कि एवरेज जो है वो बार बार एक टाइम के बाद टकरा रहा है, लेकिन जिस टाइम टक्कर हुई और वो मोशन अब स्टार्ट किया, उसके बाद अगली टक्कर से पहले तक, मतलब दो टक्कर के बीच के इंटरवल में वो इस एक्सेलरेशन से भाग रहा है, तो उसके पास जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आएगी। तो मैं एवरेज की बात करूं, देखो दोनों तरफ एवरेज ले लो, इधर भी एवरेज ले लो तो इस वाली चीज का भी एवरेज ले लो, तो इस वाली चीज का एवरेज आएगा यू एवरेज प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ ए इंटू टी, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं बार बार फिक्स इंटरवल के बाद टकरा रहा है, इनिशियल एवरेज हो जाती है जीरो, और ये जो एवरेज स्पीड है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड वी डी। तो यहां से u जीरो हो गया, a आ जाएगा ई ई बाई एम इंटू टाइम की एवरेज वैल्यू, बार बार टकराने का जो टाइम है कोई फिक्स नहीं होता है कि पर्टिकुलर इतने टाइम बाद टकराएगा, कोई जल्दी टकराता है कोई थोड़ा लेट टकराता है, रैंडम कोलिजन हो रहे हैं। तो इस टकराने की जो एवरेज वैल्यू है इसको हम टॉ बोलते हैं, टॉ रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से ड्रिफ्ट स्पीड आ गया वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टॉ। ये फॉर्मूला हमें रटना है, अब समझा दिया, लेकिन अब रटना है, ये रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला। यहां जो टो है ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम किसे किसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल को बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो वी डी है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ये होती है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ज्यादा अच्छे से होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ई और एम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई तो पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो तुम ही बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा भाग रहे हैं, मतलब ये जो एवरेज वेलोसिटी आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में आएगी। तो वी ड्रिफ्ट इन वेक्टर फॉर्म आएगा माइनस टाइम्स ऑफ ई ई बाई एम इंटू टॉ। इसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि जो फोर्स लगेगा वो ई इंटू ई नहीं माइनस ई इंटू ई लगेगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ये फॉर्मूला ये वाला रखना है आपको, ई ई बाई एम इंटू टो, और यहां टो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब कोलिजन का एवरेज टाइम इंटरवल। तो देखो
पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल रहे थे जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए। और यदि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो तुम ही बताओ, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के उधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है लगातार उधर से निकलेंगे इधर से, और ये इधर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स लगातार इधर जा रहे हैं, और जाते जाते फाइनली वापस से इसमें जा रहे हैं। तो देखो लगातार साइकिल बन गई इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिधर चलेंगे करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और निगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगा। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टे डायरेक्शन में चलता है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, चलो बात करते हैं कि ये करंट कितना होगा। ये जो ड्रिफ्ट स्पीड निकाली है और जो करंट है उसमें क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा कंडक्टर है साहब, ये हमारा कंडक्टर है, और इसको लगा दिया साहब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है साहब इधर की तरफ मूव कर रहा है ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। और ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं साहब हम, ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। मुझे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट बताना है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो एरिया है वो ए है। क्या है? ए है। और ड्रिफ्ट स्पीड वीडी है। मुझे करंट बताना है कितना होगा, इसके अंदर करंट बताना है कितना होगा। तो अब ध्यान से देखना, मैं कहूंगा कि भाई इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स लगातार इधर भाग रहे, लगातार इधर भाग रहे। तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन हैं कितने, हम कहेंगे बहुत सारे, बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। अरे तो कितने? तो एक्चुअल में यहां एक नंबर डिफाइन किया जाता है, स्मॉल एन। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। बहुत लार्ज होता है कंडक्टर के लिए, लेकिन कुछ होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में अलग अलग होता है। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देते हैं, डेंसिटी। ये एन है। ठीक है, और वी ड्रिफ्ट से चल रहा है। लेट सपोज डेल्टा टी टाइम इंटरवल ले लेते हैं, छोटा इंटरवल लोगे तो डी टी इंटरवल ले लो, डी टी बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल है, डी टी इंटरवल। तुम ही बताओ, इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं इधर, भाग रहे हैं वी स्पीड से, तो डी टी टाइम में कितना भागेंगे? तो सारे इलेक्ट्रॉन जहां हैं वहां से v इंटू डी टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v टाइम डी टी, तो v इंटू डी टी लेंथ भाग जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से v डी टी लेंथ जो है ना, v इंटू डी टी, यहां v ड्रिफ्ट है तो v डी लिख देता हूं, v डी इंटू डी टी, ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम। इतने लेंथ तक के सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें होंगे वो सारे क्रॉस कर जाएंगे डीटी टाइम में। ये वाला तो जस्ट अभी कर गया, इसके पीछे वाला थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर तो डीटी इंटरवल में इतने रीजन के सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या हम करंट बता सकते हैं? करंट होता है साहब, हमें बताना है टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया डीटी टाइम में। हमने कहा अच्छा चार्ज बताना है, हम तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। फिर कोई बात नहीं, तुम इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके चार्ज से, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो कैसे निकालें। ये दिख रहा है तुम्हें, ये रीजन, इसका एरिया ए है, लेंथ ये है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और एन हमें दिया है पर यूनिट वॉल्यूम नंबर। यदि मैं कहूं कि पर यूनिट वॉल्यूम 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यूनिट में कितना होगा? हम कहेंगे 200। 5 यूनिट में 500, वी वॉल्यूम में वी से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में इस एन को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जल्दी बताओ कितना आ गया? एन इंटू कितना है वॉल्यूम? वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है वीडी इंटू डी टी, ये वॉल्यूम आ गया, ये चार्ज हो गया, सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए जो क्रॉस कर रहे हैं। इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, ये चार्ज हो गया, और इसको dt से डिवाइड कर दो, टाइम, dt dt कट गया,
तो तू ही बता इलेक्ट्रॉन का करंट क्या आ गया, NEA इंटू वी ड्रिफ्ट। डेरिवेशन समझा दिया, बाकी काम नहीं आएगा, सीधा काम आएगा ये फॉर्मूला। रट लो दूसरा फॉर्मूला, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NEAVD। N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD ड्रिफ्ट स्पीड। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ड्रिफ्ट स्पीड और करंट में ये रिलेशन है, बहुत काम का है। दो फॉर्मूले हो गए। चल आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। एक छोटी सी टर्म डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी। कभी कभी आपको सुनने को मिल सकता है करंट डेंसिटी। एक्चुअल में इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आ गया साहब I अपॉन ए, I अपॉन ए, ये साहब करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। कोई पूछे डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक्चुअल में ऐसे समझ लो कि करंट जो है वेक्टर नहीं था, क्योंकि वो वेक्टर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता था। तो एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी थी, तो हमने करंट डेंसिटी कर दी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, दिस इज करंट डेंसिटी। तो करंट चाहिए तो करंट डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये छोटी सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, आगे हम काम में लेने वाले हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। आपने जरूर नाम सुना होगा ओम्स लॉ का पहले भी, और वो ही ओम्स लॉ है, लेकिन अब हम देखना उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, उस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे वो रिलेशन आ रहा है। ध्यान से देखना। ओम्स लॉ कहता है कि एक कंडक्टर से, ये कंडक्टर है साहब, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसके क्रॉस हमने कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया साहब, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इससे करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है साहब। क्या है? I। तो ओम्स लॉ कहता है कि ये जो करंट है और जो ये वोल्टेज है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं साहब। V जो है I के प्रोपोर्शनल होता है। बोला ऐसे जाता है कि करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। क्या बोलेंगे? करंट थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across this conductor। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है R। तो यहां से फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू IR। दिस इज ओम्स लॉ। ये जो R है ना, R ये होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसी चीज को वेरीफाई करते हैं। लेट्स वेरीफाई, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि भाई ये जो कहना है तो क्या ये सही है, हमने जो सीखा है उससे। चलो करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है इसकी लेंथ L है साहब, ध्यान से देखना, L लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया। लेट्स सपोज इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो E आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? E आ गया। क्या मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, डिस्टेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E इंटू डी, लेकिन यहां D नहीं L है। तो एक्चुअल में मैं बोल सकता हूं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये आ जाएगा E इंटू डिस्टेंस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे जब भी रखनी होगी मैं V बाई L पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जितनी लेंथ में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब चलो हम आते हैं फॉर्मूले पे। अभी हमने निकाला कि करंट का फॉर्मूला होता है NEA इंटू ड्रिफ्ट स्पीड होता है। चलो इसी से हम शुरुआत करते हैं, और क्या हम यहां तक पहुंचते हैं क्या, इस रिलेशन तक पहुंचते हैं क्या, देखते हैं।
चलो एक काम करो, I इज इक्वल टू NEA ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू रख दो। क्या रख दो? पुट VD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू EE बाई M इंटू टो रख दो साहब। तो ये आ गया EE बाई M इंटू टो। तो I इज इक्वल टू आ गया NE स्क्वायर A टो बाई M। ठीक है, NE स्क्वायर A टो बाई M और बचे क्या? E बच गया। E को एक काम करो, पुट E इज इक्वल टू V बाई L। अभी मैंने बताया E को रख दो V अपॉन L। तो यहां से देखो I इज इक्वल टू आ गया NE स्क्वायर टो बाई M इंटू A बाई L इंटू V। NE स्क्वायर टो बाई M तो ये रहा, A ये रहा, L ये रहा और V बच गया, बाहर ले लिया। क्या बताओ, I और V एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं या नहीं? क्या यही ओम्स लॉ है? देखो यही है। देखो एक्चुअल में N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, टो कांस्टेंट है, ये सारे एक मेटल के लिए कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का फिक्स है, जितना हमने ले लिया इस वायर का वो एरिया फिक्स है। लेंथ इसका हमने ले लिया वो फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। हम वायर को चेंज नहीं कर रहे, ना उसका एरिया चेंज कर रहे, ना उसकी लेंथ चेंज कर रहे, ना उसकी मेटल चेंज कर रहे, कुछ नहीं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। हम तो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है। और ये भी वही बात बोल रहा है कि यदि ये सब कांस्टेंट रखोगे तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन वहां है V प्रोपोर्शनल, जो यहां से जो R है ना, R ये होगा V बाई आई। तो एक काम करो, V बाई आई की वैल्यू निकालो। R होगा V बाई आई, तो ये होगा V अपॉन आई, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या बोलते हो? उल्टा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टो इंटू L अपॉन A। ये रेजिस्टेंस हो गया। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको बोलते हैं रो, रो रजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया रो L अपॉन A। सुना होगा आपने रजिस्टेंस का ये फॉर्मूला, नहीं सुना है तो आज सुन लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। रजिस्टेंस एक वायर का होता है रो L अपॉन A। एक्चुअल में ये जो चीज है ना, इसको रो नाम दिया। रो जो होता है रजिस्टिविटी कहलाता है। रो क्या है? रजिस्टिविटी। वेयर वेयर रो जो है वो है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जो होती है ना, वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली लिखता हूं, कंडक्टर की जगह लिखूंगा मटेरियल ओनली, मटेरियल ओनली। ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कॉपर है तो कॉपर का Ne टो M एक फिक्स वैल्यू रखेगा। अब तुम छोटा वायर ले रहे हो, बड़ा वायर ले रहे हो, पतला वायर ले रहे हो, मोटा वायर ले रहे हो, डजंट मैटर। तुम उसकी ज्योमेट्री को चेंज करोगे, उससे मतलब नहीं। कॉपर का है ना, तो उसके लिए रो फिक्स है, वो होता है रजिस्टिविटी। ये क्या होता है? रजिस्टिविटी, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला याद रख लेना, M अपॉन NE स्क्वायर टो होता है। M अपॉन NE स्क्वायर टो ये रजिस्टिविटी होती है। ये ओम्स लॉ लो साहब, ये ओम्स लॉ आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ये वेरीफाई भी कर लिया हमने, और यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है साहब, वेरिफिकेशन तो हो ही गया अपना, वेरिफिकेशन तो हो ही गया है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक टर्म और पढ़ेंगे आगे। एक काम और करें, कुछ चीजें और पढ़ लें। एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी।
इसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका था m/n², ये हो जाएगा ne²/m, ये उल्टा हो जाएगा, ये होगी कंडक्टिविटी। ये टर्म हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार कंडक्टिविटी भी नाम आता है, रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। और एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इसको जी से लिखते हैं, जी, ये 1/r होता है, 1/r। ठीक है, क्लियर। तो ये दो टर्म भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम, ओम। और रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी यहां से निकाल सकते हैं, ये होता है ओम, इसका निकालना है, ये होता है मीटर, ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर में नीचे मीटर बचेगा, तो ओम इंटू मीटर रजिस्टिविटी हो जाएगी। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और कंडक्टिविटी की इसका उल्टा हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला एक क्वेश्चन करो, ये वाला एक क्वेश्चन करो, शाबाश। देखो इसी इन्हीं फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बोला है कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जे। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताता हूं इसको सोल्व करने से पहले, चलो एक फॉर्मूला और बता देता हूं, यही बता देता हूं, करंट डेंसिटी के पास, करंट डेंसिटी के पास ध्यान से देखना, करंट डेंसिटी जे होगा आई अपॉन एरिया। आई है बेटा एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कट गया तो ये आ गया एन ई इंटू वी डी, वी डी आएगा ई ई बाई एम इंटू टो। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा एन ई² टो बाई एम इंटू ई, हाँ या ना, करंट डेंसिटी हो जाएगा एन ई² टो बाई एम इंटू ई। ये एन ई² टो अभी तो हमने देखा, ये रहा एन ई² टो बाई एम, ये तो कंडक्टिविटी है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये सिग्मा है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये भी काम का फॉर्मूला है। सिग्मा जो है ये होती है कंडक्टिविटी, क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ड्रिफ्ट स्पीड ई ई बाई एम इंटू टो, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। और कंडक्टिविटी का या रेजिस्टिविटी का एक का फॉर्मूला याद रख सकते हो, एन ई² टो बाई एम, बहुत ज्यादा काम नहीं आता पर याद रख सकते हो। तो ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, एक क्वेश्चन नीट में इसी वाले पोर्शन बेसिक से मिल जाता है, या थोड़ा सा आगे जो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें कॉपर वायर की लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, करंट डेंसिटी पूछा है। देखो स्पष्ट यार, कोई भी जिसको फॉर्मूला पता है ना वो समझ जाएगा, करंट डेंसिटी पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है, J इज इक्वल टू सिग्मा। तो ये करंट डेंसिटी पूछा है, सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए ये होता है। तो एक काम करो, इसको लिखो रेजिस्टेंस को सिग्मा के टर्म्स में, इसको लिखो 1 सिग्मा एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रो को लिख सकते हैं 1/सिग्मा, तो इधर ले जाओ, सिग्मा आ जाएगा कितना, सिग्मा आ जाएगा एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए रख दो।
लेंथ कितना दिया है 10 मीटर, रेडियस कितना दिया है, सॉरी ये है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 डिवाइड बाई पाई, पाई पाई कट जाएगा, -4, ये 10 10 कट जाएगा, ये ऊपर आएगा 10 की पावर 4, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको इसमें रख दो J इज इक्वल टू सिग्मा ई में, सिग्मा आ गया 10 की पावर 4, ई आ गया कितना 10, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ये लो भाई 10 की पावर 5 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर 2022 का क्वेश्चन। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जब आप एक बार थोड़ा रिदम में आ जाओगे, इन फॉर्मूलों को पकड़ जाओगे ना, तो जैसे ही लैंग्वेज पढ़ोगे क्वेश्चन की आपको समझ में आ जाएगा यार ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और भी यूजेस देखेंगे इनके, लेकिन एक और टर्म हम यहां पढ़ेंगे मोबिलिटी, ये भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगी। मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी, या कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। देखो हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रॉन, देखो फ्री तो बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन के मटेरियल की मूव करने की एबिलिटी सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो मोबिलिटी जो है ये डिफाइन किया जाता है कैसे, मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, इट इज दी ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी आ जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझाऊं इसको, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो दो लड़के हैं, कहते भाई बढ़िया भागते हैं, कौन ज्यादा अच्छे से भागता है, कौन ज्यादा बढ़िया भागता है, कैसे डिसाइड करोगे, आप उन दोनों की रेस करा दो। अब मैं क्या करता हूं, एक रेस में क्या करता हूं, एक को कहा भाई ये देख तेरे लिए एकदम बढ़िया मैंने एक रास्ता बना रखा है, एकदम मैट बिछा के एकदम अच्छा सा बढ़िया ग्रिप वाला, और दूसरे को कहा कि ये भाई तेरे को है पानी भरा हुआ, इस पानी में से भागना है। अब उन दोनों की रेस करवाएं, तो क्या ये फेयर रेस है, नहीं ना। इससे तो कैसे आइडिया लगाओगे कौन ज्यादा अच्छा भागता है, पानी वाला तो बेचारा पीछे रह जाएगा, उसको तो एक विस्कस फोर्सेस लगने लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको दोनों को सेम एनवायरनमेंट देना होगा, सेम ट्रैक देना होगा, सेम जूते देने होंगे, सब कुछ सेम दोगे तब जाकर के वो भागेंगे। तो यहां पे वो जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो आप दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भगा के देखो, जो ज्यादा भागेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी ज्यादा मोबिलिटी है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसीलिए डिफाइंड है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई की सेम वैल्यू दो तो जो तेज भागेगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। अब इस फॉर्मूले को देख के यहां पता है एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूज, एक थोड़ा सा आता है। यदि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं कहूं कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट करेक्ट? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम कहोगे हाँ सर, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कहूंगा नो सर, नहीं। एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो होता है ई बाई एम इंटू टो, ई बाई एम इंटू टो, और इसको ई से डिवाइड करोगे तो ई तो कट जाएगा, ई टो बाई एम। एक इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रही, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली, मतलब सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन है इसका, उसके रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। डेफिनेशन में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे करती होगी, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है,
तो एक इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था नीट 2020 में। बोला चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मोबिलिटी बताओ ऐसा यूनिट में। लो भाई, मोबिलिटी होगा ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड कितना दिया, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितना है 3 गुना 10⁻⁻10। ये आ गया 2.5, ये 10 प्लस का 4 माइनस का तो 6, 2.5 गुना 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सॉरी ऐसा यूनिट जो भी है इसका, जो भी अजीब सा यूनिट है, 2.5 गुना 10⁻⁶। ये मोबिलिटी आ गई 4 नंबर का क्वेश्चन। बस हमें पता होना चाहिए कि मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक मामला सेट है, यहां तक मामला सेट है भाई। क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हैं, ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होते हैं एनसीईआरटी के, मैं यहां मैं मोस्टली एनसीईआरटी की चीजें आपको यहां क्लास में ही कवर करवा देता हूं, ठीक है ना। फिर भी आप एनसीईआरटी अलग से पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी काम की बातें होंगी मैं वैसे ही नोट्स में यहां ले आता हूं। तो आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है, हर मटेरियल के लिए जरूरी नहीं है। इवन कंडक्टर के लिए भी हम नहीं बोल सकते कि हमेशा वैलिड होता है। कुछ सर्टेन कंडक्टर, वो भी सर्टेन कंडीशन में ही ओम्स लॉ फॉलो होता है, और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दोज आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ओनली सर्टेन कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ। those conductors are called ohmic conductor। ohmic। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते दोज आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रखे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के। नॉन ओमिक कंडक्टर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, मतलब एक्चुअल में कंडक्टर ही है, लेकिन इनिशियली कंडक्टर V और I प्रोपोर्शनल है, लेकिन हाई वैल्यू पे जाकर के ये देखो V और I प्रोपोर्शनल नहीं है। तो कंडक्टर एट हाई करंट, कंडक्टर एट हाई करंट, हाई करंट पे कंडक्टर जो है वो नॉन ओमिक बिहेवियर शो करने लग जाता है, ठीक है। मतलब V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह पाता, ये ऐसे बढ़ जाता है। बेटा इसका ग्राफ का जो स्लोप है याद रखना, जो ओम्स लॉ बताया था मैं, वहां एक चीज और बता देता हूं आपको। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये रहा ओम्स लॉ। यदि बेटा एक ग्राफ बनाया जाए, एक ग्राफ बनाया जाए V और I में, तो ओमिक कंडक्टर के लिए वो ग्राफ ऐसा आएगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का स्लोप वो आएगा y/x। जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली हो, ध्यान से सुन लेना, ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है y एक्सिस पे जो है अपॉन x एक्सिस पे v/i आ जाएगा, और v/i की वैल्यू r के बराबर आएगी। तो याद रखना vi कर्व का जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन उल्टा हो ग्राफ, इधर i हो इधर v हो, तो स्लोप आएगा i/v, मतलब 1/r। तो यहां पर जो आपको कर्व दिखा रखे हैं उसमें ये वाला जो कर्व है इसका जो स्लोप है वो बेसिकली v/i, मतलब रेजिस्टेंस आएगा। और देखो हाई करंट पे जाके रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, लेकिन हम नॉर्मल सिचुएशन में एक कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर ही मानते हैं।
दूसरा ये जो ग्राफ दे रखा है ये है सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। मैं वैसे पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर का पढ़ा चुका हूं, सेमीकंडक्टर ये इसी सीरीज में सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस और ये होता है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ध्यान रखना है यहां आई है यहां वी है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो आई बाई वी होगा, मतलब 1/r होगा, 1/r। मतलब इस कर्व का जो स्लोप है वो 1/r को रिप्रेजेंट करेगा। ज्यादा स्लोप मतलब कम रेजिस्टेंस, ज्यादा स्लोप मतलब कम रेजिस्टेंस। ये एक मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। गैलियम और आर्सेनिक से मिक्स करके बनाया जाता है। इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा होता है, इसमें एक्चुअल में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी होता है। मतलब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, एक लिमिट तक तो करंट बढ़ा और उसके बाद करंट घटने लग गया, ठीक है। हम इसका बस ग्राफ ही पढ़ते हैं, इसको डिटेल में नहीं पढ़ते किसी भी चैप्टर में। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको याद रखना चाहिए। दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। ये लिमिटेशन है कुछ। अब चलो क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोला करंट आई फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v, ठीक है। द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ डायमीटर d/2 मेड ऑफ सेम मटेरियल, द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा। सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सोचो सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। यार देखो, ड्रिफ्ट स्पीड करंट इसकी बात हो रही है तो यार करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का तो रिलेशन ये होता है I इज इक्वल टू NEA इंटू वी ड्रिफ्ट। अब देखो उसने बोला सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये तो सेम वैल्यू रख रहा है, ठीक है। और मटेरियल भी सेम है, तो सेम मटेरियल तो एन भी सेम सेम होगा। क्यों? बिकॉज सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ई पहले से ही सेम होता है, ई तो कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है तो कुल मिला के सब सेम है, बस एरिया इंटू वी ड्रिफ्ट का प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है, ठीक है साहब। अब देखो डायमीटर को आधा कर दिया, डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर को डी से d/2 कर दिया साहब, डी से d/2, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा, 1/4। क्यों? क्योंकि एरिया होता है πr², मतलब πd²/4, d² के प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया एक्चुअल में 1/4, डायमीटर को आधा मतलब रेडियस आधा, रेडियस आधा मतलब एरिया 1/4 हो जाएगा। और एरिया 1/4 करोगी तो ड्रिफ्ट स्पीड 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन है, करंट सेम रखा है, आधा रेडियस कर दिया, आधा डायमीटर कर दिया, मतलब एरिया 1/4 कर दिया। 1/4 एरिया कर दोगे तो ड्रिफ्ट स्पीड तेज हो जाएगी, सेम करंट फ्लो कराना है तो। जैसे एक पाइप में पानी निकल रहा है और हम एरिया को कम कर दें तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, वहां एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ऐसे ही यहां है, यदि एरिया आधा करोगे वेलोसिटी डबल, एरिया 1/4 करोगे वेलोसिटी 4 गुना। तो पाइप को ऐसे दबा लेंगे तो तेजी से स्पीड से पानी निकलता है। ऐसे ही यदि छोटा वायर लो, पतला वायर लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को तेज चलना पड़ेगा उतना ही करंट फ्लो कराने के लिए। चलो ये क्वेश्चन सब निचोड़ देगा पूरा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। करो, एक कंडक्टर है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, पी साइड में मोटा क्रॉस सेक्शन है, क्यू साइड में पतला क्रॉस सेक्शन है। एक स्टडी करंट जा रहा है, ध्यान रखना बेटा,
जितना करंट यहां से एंटर करेगा वायर में, पूरे वायर में सेम करंट का हर एक क्रॉस सेक्शन से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से देखोगे करंट सेम रहेगा। जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता, स्टडी स्टेट आ चुकी है। तो बोला है कि ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी। तो इनको कंपेयर करना है कहां ज्यादा कहां कम। तो देखो आई तो पूरे में सेम है, करंट डेंसिटी होता है साहब करंट पर यूनिट एरिया, बोल करंट अपॉन एरिया। तो एरिया पी पे ज्यादा है, पी का एरिया ज्यादा है मतलब पी पर करंट डेंसिटी कम होगी, और क्यू पर एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें कोई दिक्कत? तो जेपी जेक्यू ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन बाकी भी चेक कर लेना एक बार। जो सिग्मा होता है, सिग्मा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, मैं कई बार बता चुका हूं। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड्स, डू नॉट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। तुम ज्योमेट्री के साथ चाहे जो छेड़खानी कर लो, पतला क्रॉस सेक्शन, मोटा क्रॉस सेक्शन, छोटा वायर, बड़ा वायर, कंडक्टिविटी को कुछ ना लेना इससे। कंडक्टिविटी मटेरियल्स कॉपर का होना चाहिए पूरा का पूरा। मटेरियल बदलोगे तो सिग्मा बदलेगा, अदरवाइज सिग्मा नहीं बदलेगा। तो सिग्मा तो सेम ही रहेगा साहब, बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो J इज इक्वल टू लगा दो सिग्मा ई। अरे ये देखो सिग्मा तो सेम है, ये तो सेम है, तो J और E तो प्रोपोर्शनल हो गए ना भाई। तो जहां J ज्यादा वहां E ज्यादा, ये तो बोल रहा है बराबर बराबर, गलत बोल रहा है। आंसर आ जाएगा बी एंड सी आर करेक्ट, आंसर डी आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। चमका चमका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब देखो कुछ हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करने से पहले रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, अभी हमने निकाला था। कोई भी एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐसा होता है। देखो ये एक कंडक्टर है जिसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है, और इस मटेरियल की एक रजिस्टिविटी होती है रो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है ये आता है रो एल अपॉन ए। बेटा यहां जो याद रखना, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस एक वायर का, ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और ज्योमेट्री पे भी। देखो रो मटेरियल के बारे में, हर मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होता है। लेंथ और एरिया ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस मटेरियल चेंज करने पे भी बदलेगा और ज्योमेट्री चेंज करने पे भी बदलेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया रो एल अपॉन ए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज एल व्हाट इज ए। एल जो होता है लेंथ, याद रखना एल होता है लेंथ। लेंथ, लेंथ किसे बोलेंगे यहां पे, यह है डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट फ्लो, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में जो लेंथ है। एक्चुअल में आप कहोगे सर ये कौन सी बढ़िया, ये कौन सी बढ़िया। अरे भाई एक क्यूबॉइड दे दे, जरूरत हो ना रजिस्टर ऐसा ही दे सिलेंड्रिकल, एक क्यूबॉइड दे दिया, उसके दो एंड के अबाउट रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो वहां तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कौन सी लेंथ है, क्योंकि तीनों ही वो दे देगा, एक साइड ए एक साइड बी एक साइड सी, अब कौन सी लेंथ है, तो कौन सी लेंथ लोगे। मान लो हमें इन दो फेस के क्रॉस करंट चाहिए, यहां से भेजना है ऐसे, तो ये वाली जो डायमेंशन, ये वाली जो लेंथ होगी साइड लेंथ, वो एल होगी। और एरिया जो है, एरिया ये है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी करंट फ्लो। जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज ए। ये होता है रो एल अपॉन ए। तो एक कंडक्टर की जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा,
और जितना छोटा क्रॉस सेक्शन लोगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन लोगे उतना कम रेजिस्टेंस। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आपके घरों में जब भी हाई ऐसी जगह लगाया जाए जहां ज्यादा करंट विदड्रॉ होता है, जैसे जो 16 एम्पियर 32 एसी की वायरिंग देखो या कोई भी, वहां मोटा वायर डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा करंट उधर से फ्लो करवाना है, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखो कई बार एक तरीके का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्या, व्हेन एनी वायर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, या मैं कहूं इसको लिखूंगा रिफॉर्म्ड विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। ये वाले कॉन्सेप्ट को समझना, ये कई बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान से सुनना। देखो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक पर्टिकुलर वायर के लिए, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन उस वायर को, उस पर्टिकुलर वायर को स्ट्रेच किया, पकड़ के खींच दिया, वायर को पकड़ के खींचा, तो जब हम इसे खींचेंगे तो लेंथ बढ़ रही है मान लो, तो एरिया पतला होता चला जाता है। जब वायर बनाए जाते हैं तो मटेरियल को इसे खींच के ही बनाए जाते हैं, तो जिस तरह ज्यादा खींचेंगे उतना पतला होता चला जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम फिक्स है। हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे, यदि मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा, वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, और इसको रख दिया कांस्टेंट, मतलब जितना ज्यादा एरिया जो है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा लेंथ करोगे एरिया पतला होता चला जाएगा। तो एक वायर, एक फिक्स वायर मतलब फिक्स मटेरियल, मैंने कहा ये वाला मटेरियल से एक वायर बना दो, अब तुम उससे पतला वायर भी बना सकते हो, उससे मोटा वायर भी बना सकते हो। यदि पतला बनाओगे तो ज्यादा बड़ा बनेगा, मोटा बनाओगे तो छोटे लेंथ का बनेगा। तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस होता है, देखो रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और इस वायर का एरिया खुद लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया इस केस में, ये खुद लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। पता है मैं कंफ्यूज होने की बात क्यों बोल रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वहां तो बोल रहे थे रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल, और यहां बोल रहे हो लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अरे लेकिन वहां लेंथ के ही नहीं, अपॉन एरिया भी तो है ना। अब मैं एक फिक्स मटेरियल लेकर के कभी भी उसको स्ट्रेच करूं, कंप्रेस करूं, तो हम उस केस में रेजिस्टेंस को लेंथ के स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी लेंगे, क्योंकि वहां एरिया में भी लेंथ का डिपेंडेंस है, जितना ज्यादा लेंथ बनाओगे एरिया पतला बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मटेरियल फिक्स है। तो उस केस में रेजिस्टेंस लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला देखो, ये वाला देखो, कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल। लेंथ दोनों की सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब रजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है। वन इज सोलिड एंड ऑफ रेडियस आर, एक तो सोलिड वायर है आर रेडियस का, मान लो लेंथ एल है, मान लेते हैं लेंथ एल है, रेडियस आर है, सोलिड वायर है, रजिस्टिविटी रो मान लेते हैं। दूसरा वायर क्या है, आउटर रेडियस 2r, इनर रेडियस r। दूसरा वायर ऐसा खोखला वायर है तो मोटा वायर ये, लेकिन अंदर से खोखला है ऐसे, मतलब ये r इनर रेडियस है और 2r आउटर रेडियस है, और मटेरियल इसके अंदर है, इस वाले में, इस वाले में मटेरियल, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा R1 वो होगा रो एल अपॉन एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, रजिस्टिविटी रो ही है, लेंथ भी एल ही है, सेम लेंथ, अपॉन एरिया। बेटा एरिया हम वो वाला लेते हैं जिससे करंट फ्लो करेगा, करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा। अब इसका रेडियस तो 2r है बोलने को,
लेकिन पूरे 2r रेडियस से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब देखो करंट फ्लो करने का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये बड़ा वाला एरिया है, इसमें से पाई आर स्क्वायर से तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में R2 जो आएगा वो आएगा रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 का 1/3 आएगा R2। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, R1/R2। तो R1 तो R1 है, R2 R1/3 है, मतलब 3:1 है, 3:1 है ऐसे। तो जब भी ऐसा कोई वायर हो जो पूरा सॉलिड नहीं है, बीच में से खाली है, तो उस सिचुएशन में हम वो वाला एरिया लेंगे जिससे करंट फ्लो करेगा। जो अंदर वाला खाली टोटल एरिया में से होलो वाला एरिया, कैविटी वाला एरिया हटा देंगे, तो बाकी इससे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, रिफॉर्म वाला करो, शाबाश, वायर को रिफॉर्म कर रहा है। क्या आएगा, वायर को रिफॉर्म कर रहे हैं। ए सिलेंड्रिकल कॉपर रोड है इज रीफॉर्म्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। रीफॉर्म कर दिया मतलब देखो रोड फिक्स मटेरियल की है, उसको दोबारा से मेल्ट करके दूसरी रोड बना रहे हैं जिसकी लेंथ जो है थ्राइस मतलब 3 गुना है, लेंथ बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, ओके। नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड बिफोर द चेंज आर था तो नया, देखो रेजिस्टेंस हम जानते हैं प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। पहले आर था अब आर डैश हो गया, पहले लेंथ एल थी अब 3l हो गई और उसका स्क्वायर, तो ये आएगा एल स्क्वायर अपॉन 9l स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कट गया, आर डैश आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये लो, तो रेजिस्टेंस जो है पहले वाले रेजिस्टेंस का 9 गुना हो जाए, 9 गुना हो गया। सो और देखो ये वाला देखो, ये वाला देखो, खुद से करो फिर आगे बढ़ो। ये परसेंटेज चेंज वाले, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाई 10% बाई स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके 10% इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां देखो मैं मेथड सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। यहां पे परसेंटेज चेंज 10%, व्हेन परसेंटेज चेंज इज मोर देन 5%, जब भी 5% से बड़ा चेंज होता है तो उस सिचुएशन में हम जो मेथड यूज लेते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी वाला मेथड यूज लेते हैं। यूज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मतलब यहां से प्रोपोर्शनलिटी मेथड लिखेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट यूज करें। जैसे यहां पे लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 10%, लेंथ को 10% बढ़ा दिया, 10%, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूं लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूं। पहले मान लो लेंथ L है, बढ़ा दिया मतलब प्लस, घटा दिया होता तो माइनस, कितना लेंथ का मतलब मल्टीप्लाई, 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ताकि हम वैल्यू निकाल सके कितना बढ़ा दिया। एक जीरो कट गया मतलब 0.1L बढ़ा दिया, तो टोटल हो जाएगा 1.1L। जब भी किसी चीज को 10% बढ़ाएंगे तो पहले L थी तो अब 1.1L, पहले X थी तो 1.1X, 20% बढ़ाएंगे तो X से 1.2X, 50% बढ़ाएंगे 1 से 1.5X,
100% बढ़ाएंगे तो 1 से 2x हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 100% मतलब उतना ही बढ़ा दिया। 10% में 1.1x, 5% में 1.05x, 50 में 1.5 होता है, 5 में 1.05x। ऐसे ये तुरंत से लिखना आना चाहिए। तो अब तुम्हें बताओ, पहले रेजिस्टेंस जो था, अब मैं कहूंगा R अपॉन R डैश, ये आएगा L अपॉन L डैश का स्क्वायर। रख दो वैल्यू, पहले R 10 था, R डैश निकालना है, पहले लेंथ L थी, अब 1.1 L है और उसका स्क्वायर, L से L कट गया, स्क्वायर कर दो, ये आएगा 1.21। 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 1.1 का होगा 1.21, स्क्वायर करोगे तो 2 के बाद डेसिमल, तो R डैश जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये आएगा 12.1 ओम। ये आंसर आ गया। यदि सेम क्वेश्चन होता और परसेंटेज चेंज 5% से छोटा होता, जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं, इफ परसेंटेज चेंज, if a register if length of a register, sorry, if length of a register of resistance 10 ohm is increased by 2%, then its new resist, yeah, then percentage change in its resistance will be, मान लो ये क्वेश्चन पूछे, इस बार देखो परसेंटेज चेंज, तो मैं लिख देता हूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, 5 से छोटा है, 5 एक लगभग वैल्यू ली जाती है कि भाई 5 से छोटा है, ठीक है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 5 ही क्यों, जस्ट एक बाउंड्री से ले लिया कि 5 के आसपास, इससे छोटा हो। तो जैसे यहां रेजिस्टेंस हम जानते हैं L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आपको रेशियो लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। छोटे चेंजेस में हम एरर वाला मेथड लगाते हैं, क्या हम कहेंगे सीधा डेल्टा R बाई आर इंटू 100% बराबर होगा, पावर को नीचे ले आएंगे, ये चीज एरर में करते थे, पावर को मल्टीप्लाई में ले आएंगे इंटू डेल्टा L बाई एल इंटू 100%। आप सीधा भी बोल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन R जो होगा वो बराबर पावर टाइम्स ऑफ, पावर नीचे आ गया, इतना टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और वो हमें 2% दिया है, तो हमारे रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज आ जाएगा 4। इस हिसाब से इसका आंसर 20% होना था, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस देखो 1.21 गुना हो गया, मतलब एक्चुअल में 21% बढ़ा, 20 होता एरर वाले से, लेकिन एक्चुअल में 21%, 1% का एरर है। तो जब भी बड़ा चेंज होता है तो ये वाला मेथड लेते हैं, छोटे चेंज के लिए ये मेथड लेते हैं। यदि वो बोलता कि नहीं रेजिस्टेंस बताओ, हमें परसेंटेज चेंज नहीं रेजिस्टेंस बताना है, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा पहले वाला प्लस आर का 4%, तो आंसर आता आर डैश होता पहले आर प्लस आर, कितना हो गया आर का गुना 4%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये आ जाता है 1.04 आर, 4% बढ़ाते तो 1.04, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अभी सिखा रहा था ना, 10% तो 1.1, 5% तो 1.05, 4% तो 1.04 टाइम्स हो जाएगा। बोलो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1.04 टाइम्स ऑफ 10, मतलब 10.4 ओम, इतनी वैल्यू, यदि वैल्यू पूछता तो, बट हमें परसेंटेज चेंज पूछा है तो इसकी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। क्या ये बात क्लियर है?
5% से छोटे चेंज के लिए एरर। ये सिर्फ रेजिस्टेंस की बात नहीं है। जब भी मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, स्पीड बढ़ा रहे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। स्पीड को 2% बढ़ा रहे, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगी? तो तुम्हें कुछ नहीं, 2% 5 से छोटा चेंज है तो स्पीड का स्क्वायर तो पावर नीचे आएगा, मतलब डबल। जितना स्पीड में चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी डबल चेंज होगी, 4% आ जाएगी। लेकिन बोले स्पीड 10% बढ़ा दिया तो फिर हम 20 नहीं बोलेंगे, फिर हम 16 करेंगे, क्योंकि वो 5% से बड़ा चेंज है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को कब परसेंटेज से सोल्व करना है डायरेक्टली और कब प्रोपोर्शनलिटी से सोल्व करना है, वो हम 5% के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, इसके बाद नेक्स्ट एक चीज आती है, लास्ट आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो, हमने कहा कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन क्या किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करती? करती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m/n/e². रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m/n/e². ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब यहां m और e तो फिक्स है। m है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स। e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिक्स है। लेकिन जो n और टो है, ये मटेरियल के तो चेंज होते हैं। n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और टो है रिलैक्सेशन टाइम। मटेरियल के साथ तो चेंज होते हैं, लेकिन टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। टेम्परेचर चेंज करने पर किसी भी मटेरियल की जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ने लग जाता है। टेम्परेचर चेंज होने पर n बढ़ता है। n क्या होता है? बढ़ता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे वो भी करने लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर में ये चीज सिखाई जाती है। दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम, टो होता है दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल, गैप। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड भी कम होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड से इधर उधर घूम रहे होते हैं, बट वो स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो तेजी से भागेंगे इधर उधर, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और तेजी से भागेंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। तो ऐसे केस में जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जल्दी जल्दी कोलिजन होने का मतलब, टेम्परेचर बढ़ाने पर जल्दी जल्दी कोलिजन होने का मतलब है टाइम घट जाएगा कोलिजन के बीच का। तो यार दिक्कत पता है क्या फंस रही है? एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। अब इनका प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये मत बोलना कि सर कांस्टेंट रहेगा, नहीं, हम नहीं बोल सकते कांस्टेंट रहेगा। डिपेंड करता है कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना घट रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, किस पे इफेक्ट ज्यादा है। तो हम नहीं बोल सकते कि बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी हो सकता है। और एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग चीज पाई जाती है। किसी के लिए बढ़ता है, किसी के लिए घटता है। तो किसके लिए बढ़ता है और किसके लिए घटता है वो हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो हम ये तो समझ गए कि भाई टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। और ये जो डेल्टा रो है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला आता है रो नोट गामा, सॉरी, रो नोट अल्फा डेल्टा टी। रो नोट अल्फा डेल्टा टी याद है, रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी। रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी। ये आ गया। यहां जो अल्फा है, अल्फा ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और ये जो रो नोट है ये है ओरिजिनल, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या इनिशियल रेजिस्टिविटी बोल देता हूं, इनिशियल रेजिस्टिविटी। और डेल्टा टी जो है ये है टेम्परेचर चेंज,
टेम्परेचर चेंज। तो ये फॉर्मूला है रजिस्टिविटी का, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा रो। डेल्टा रो को क्या लिखोगे, रो डैश माइनस रो नोट, ये चेंज इन रजिस्टिविटी आ गया, इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी। तो रो डैश की वैल्यू आ जाएगी रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल्टा टी। तो नई रजिस्टिविटी जो आएगा वो आ जाएगा रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखो रजिस्टिविटी का, रो डैश इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहां जो अल्फा है ना बेटा, जिसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी, मतलब डेल्टा रो, कोई भी चीज बढ़ती है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है। चेंज हमेशा लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये। अब यदि ये वैल्यू बड़ी है तो ये पॉजिटिव आएगा, और यदि ये छोटी है तो ये निगेटिव आएगा। तो जिसके लिए ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसका अल्फा पॉजिटिव है। तो अल्फा जो है, अल्फा मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए बोलूं, फॉर कंडक्टर, याद रखना, फॉर कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, या मैं बोलूं मेटल, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है, मतलब रजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब एक कंडक्टर है कोई भी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, याद रखना, उसके लिए अल्फा जो है ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए मैं बताऊंगा टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी गिरती है, घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी घटती है। ठीक है, मतलब रजिस्टेंस घटेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रजिस्टेंस घट जाएगा। किसका, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। तो घट रहा है, रजिस्टिविटी घट रहा है, मतलब रो की वैल्यू जो है निगेटिव है। रो की वैल्यू क्या होती है, सॉरी रो नहीं, अल्फा, अल्फा की वैल्यू निगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने पर घटने का मतलब अल्फा निगेटिव है, ये याद रखना आपको, ये याद रखना आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखो ये सेमीकंडक्टर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 3 ग्राफ एनसीईआरटी में दिए हैं, ग्राफ बता देता हूं। ये ग्राफ है कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर, फॉर कॉपर, कॉपर के लिए ग्राफ है। ये है नाइक्रोम के लिए, फॉर नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर फ्यूज वगैरह में यूज किया जाता है काफी। एक्चुअल में कॉपर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नाइक्रोम के लिए रजिस्टिविटी की चेंज बहुत कम है और वो भी लीनियर सा है। और ये जो है ये है सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर के लिए भी ऐसा ही होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलता है, निगेटिव, घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। ये तीनों ग्राफ याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, टेम्परेचर चेंज करने पर रजिस्टिविटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है किसकी बात कर रहा है। यदि वो बात कर रहा है एक मेटल की, कंडक्टर की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और यदि बात कर रहा है इंसुलेटर की या सेमीकंडक्टर की, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घटेगी। ये दोनों कंडक्टर हैं, ये इंसुलेटर है। नॉर्मली देखो हम मान लेते हैं कि अल्फा कांस्टेंट है, बल्कि होता नहीं है। देखो इसकी जो रेट ऑफ चेंज है ना टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी बढ़ने की, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका अल्फा जो है वो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर के साथ। बट हम एक प्रॉब्लम में जो भी अल्फा है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, देता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर। यदि मान लो जैसे रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा टी, रजिस्टिविटी की जगह रजिस्टेंस का भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी।
ये डेल्टा आर हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो आएगा आर नोट अल्फा डेल्टा टी। भाई रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रो एल अपॉन ए, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा आर आएगा पहले का रेजिस्टेंस अल्फा डेल्टा टी। जैसे नई रजिस्टिविटी आई थी रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे ही नया रेजिस्टेंस जो है आर डैश, ये आएगा आर नोट पहले का रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये ओरिजिनल पहले वैल्यू, डेल्टा टी चेंज करने से पहले की वैल्यू, ये डेल्टा टी चेंज करने के बाद की वैल्यू। आर डैश इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी। सेम ऐसे ही फॉर्मूले बताए वहां आते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक रोड की लेंथ बढ़ती है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल डैश हो जाता है फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम एरिया के लिए भी आता है, सेम वॉल्यूम के लिए भी आता है, लेकिन सबका थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट अलग अलग होता है। वहां लेंथ का अल्फा बोलते हैं, एरिया का एक्सपांसन कोफिशिएंट बीटा बोलते हैं, और वॉल्यूम के एक्सपांसन कोफिशिएंट को गामा बोलते हैं। यहां अल्फा से डिनोट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देंगे रेजिस्टेंस के केस में। क्लियर है? इस पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। जैसे बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर दे रखा है कहां, देखो दो टेम्परेचर पे दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वैसे एक बात बताता हूं, देखो ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना भाई, सच्चाई बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ स्मॉल चेंज के लिए वैलिड होते हैं। मैं बताना नहीं चाहता था ये चीज, लेकिन बता रहा हूं, पर क्लियर भी कर दूंगा बात को, ध्यान से सुनना। सही तरीके से जब डेरिवेशंस देखते हैं तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियल आता है, लेकिन स्मॉल चेंज के लिए उसके फॉर्मूले ये बन जाते हैं, तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनती है। हम वहां नहीं जाते हैं, मैं बताता ही नहीं हूं, जेई में जरूर बता देते हैं, नीट में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेम्परेचर में चेंज यही हम फॉर्मूला लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्मॉल चेंज के लिए वैलिड है। मतलब यहां जो डेल्टा आर है, आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन पता है नीट वाले कुछ भी करते हैं। ये देखो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में, और यहां रेजिस्टेंस 2 ओम से 6.8 ओम हो गया, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। अरे मैं कह रहा हूं कि 2 से 2.1 इतना छोटा चेंज है तब यूज करते हैं, ये तो 3 गुना से भी ज्यादा में इसको यूज कर रहा है। तरीके से ये यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा एग्जाम में, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मजबूर हो जाते हैं, करना ही पड़ता है। और नीट वाले ने ऐसा 2-3 बार किया हुआ है, तो हम एक ही निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई नीट में वो ऐसा करता है। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल भूल गए, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, अब कहां से वो करेंगे बताओ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नोट अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से अल्फा आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर नोट डेल्टा टी, रख दो वैल्यू। डेल्टा आर कितना हो गया, फाइनल हो गया 6.8, इनिशियल था 2, ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। इनिशियल था 2 और डेल्टा टी कितना है 80 का चेंज। बताओ कितना आ गया, ये आ गया 4.8 बटे 2 गुना 80, ये कट जाएगा 2.4 बटे 80, है ना। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको एक काम करो, इसको लिख दो 2400। 2400 2.4 को 2400 करोगे तो 10 की पावर -3 इधर ले लो भाई, 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर -3 से, +3 से किया तो 2.4 बन गया 2400, नीचे है 80, एक जीरो कट गया, 8 तिया 24 30, तो ये आ गया 3 गुना 10 की पावर -2 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 3 गुना 10 की पावर -2, ये लो 3 गुना 10 की पावर -2, ये लो, ये हमारा अल्फा, बस यही पूछा था।
नीचे जब भी जैसे ऊपर नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो डिवीजन में डेसिमल में घुसने की बजाय पहले उसको 100, 1000, 10,000 इनसे गुना करके एक बढ़िया नंबर बना लिया करो, और जितने से गुना करो उतना पावर माइनस में भी लिख दो। जैसे 1000 से गुना किया तो 1000 के लिए 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक डिवीजन आसान हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं आप समझ पाते हैं या नहीं। चलो शाबाश, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे रखा है फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ दे रखा है वोल्टेज करंट का, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास करने वाली। तो बोला टेम्परेचर के बारे में क्या कहोगे, एक कंडक्टर की बात कर रहा है, टेम्परेचर के बारे में क्या कहोगे, बताओ बताओ बताओ। तो एक्चुअल में ये देखो, स्लोप ऑफ वी आई कर्व, स्लोप होगा y बाई एक्स। देखो जब भी एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली हो किसी भी कर्व में, तो स्लोप होगा y एक्सिस पे जो है वोल्टेज यहां, और x एक्सिस पे है करंट v बाई आई, y बाई एक्स होता है। तो y बाई एक्स यहां हो गया v बाई आई, v बाई आई ओम्स लो कहता है v इज इक्वल टू होता है आई आर ओम्स लो, और ये आई कट गया, ये आर आ गया, ये ओम्स लो लगाया, ओम्स लो। या फिर सीधा मैंने ओम्स लॉ में बताया कि V और I कर्व का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली यहां पे दोनों का रेजिस्टेंस हमें पता है, तुम ही बताओ ज्यादा किसका है, T1 वाले का ज्यादा है या T2 वाले का ज्यादा। ग्राफ से मैं बोल सकता हूं स्लोप देख करके कि T1 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस एट T1 ज्यादा है रेजिस्टेंस एट T2, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब देखो वायर तो वही है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा टेम्परेचर, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा, तो T1 टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा T2 से। फिर से बताता हूं, देखो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप है रेजिस्टेंस V बाई आई, इसका स्लोप है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां स्लोप ज्यादा इसका है T1 वाले का, जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उतना ज्यादा स्लोप, इसका स्लोप ज्यादा है मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा टेम्परेचर, तो T1 ज्यादा रहा होगा T2 से, हो गया सो। और इसी के साथ आज का सेशन अपना खत्म होता है। अगले सेशन में मैं देखो करंट का काफी कुछ हद तक ये जो आज हमने पढ़ा है ना उससे एक क्वेश्चन बनना श्योर सा होता है लगभग हर साल। अगला होता है फिर सर्किट से, अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के होंगे, या तो सर्किट सोल्व करवाएगा या आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करवाएगा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको सर्किट सोल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज, KVL KCL, फिर छोटे छोटे लूप्स को सोल्व करना, बिना लूप का कोई सर्किट है उसको सोल्व करना, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करना, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स में अपने जो भी आपको लगे फील करो वो जरूर बताना, ठीक है। ओके बाय बाय टाटा, लव यू ऑल।